Hello everyone, welcome to EW classes. My name is Assist. आज हम इलास्टिसिटी का लेक्चर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, ठीक। अब ये लेक्चर जो हमारा है उसमें हम स्टडी करेंगे स्ट्रेस, स्ट्रेन, मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का जो ग्राफ बनेगा उसके बारे हम स्टडी करेंगे। लेकिन इस हेडिंग की शुरुआत करने से पहले हम जो भी चीजें पीछे कवर किए हैं उसके बारे में जान लेंगे। जैसे पीछे हमने कवर किया था फर्स्ट लेक्चर जो हमारा था इस वीडियो पे इलास्टिसिटी पर, फर्स्ट लेक्चर था जिसमें हम पढ़े थे इलास्टिसिटी होती क्या है, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है, होल्डिंग फोर्स वगैरह क्या होता है, ये सारी चीजें हमने फर्स्ट लेक्चर में कवर किया था। ठीक है, और उसके बाद हमने कवर किया स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस के टाइप्स क्या होते हैं, स्ट्रेन क्या होते हैं, स्ट्रेन के टाइप्स क्या होते हैं। अब नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा था सेकंड लेक्चर पे हमने स्टडी किया था कि हुक्स लॉ, व्हाट इज अ हुक्स लॉ, हुक्स लॉ क्या होता है, एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दोनों की चीजें। ठीक है, अब हुक्स लॉ हमें बताता था कि स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मतलब अगर आप किसी भी वायर या किसी भी रॉड में स्ट्रेस बढ़ाते हैं, जैसे जैसे आप स्ट्रेस बढ़ाएंगे वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? अब स्ट्रेस होता क्या था, स्ट्रेस और स्ट्रेन क्यों बढ़ेगा? आप स्ट्रेस मतलब किसी भी, जैसे ये हमारा मान लीजिए रॉड है, अज्यूम करिए रॉड है, ठीक, आपने स्ट्रेस लगाया, ठीक है, स्ट्रेस खींचा, अगर स्ट्रेस लगाओगे आपको लग रहा है इसमें शेप में चेंजिंग, लेकिन शेप में चेंजिंग आती है अगर आप ज्यादा फोर्स लगाओ तो। ठीक है, तो उस कंडीशन में जब ऐसे से आप स्ट्रेस लगाओगे, मान लीजिए वायर ले लेते हैं, ठीक है, जैसे ये हमारा वायर है, ये हमारा एक वायर है, ठीक है। अब ये वायर की लेंथ थी क्या, एल थी, लिख देते हैं ऐसे ही। चलिए, वायर थी जिसकी लेंथ एल थी, आपने इधर से फोर्स लगाया और इधर से फोर्स लगाया। क्यों हम दोनों तरफ से फोर्स लगाते हैं? जैसे मान लीजिए हमने ये फोर्स हटा दिया, ये हम फोर्स हटा दें, इस कंडीशन में अगर आप फोर्स लगाओगे फिर ये बॉडी मूव करने लगेगी, इसमें स्ट्रेस नहीं आएगा। या तो हम दोनों तरफ से फोर्स लगाएं या तो इसको हम एक तरफ से बांध दें, एक तरफ इसको बांध दें, तब अब स्ट्रेस पैदा होगा, मतलब तब स्ट्रेस आएगा। ठीक है, नहीं तो स्ट्रेस नहीं आएगा। ठीक, इस कंडीशन में खींचोगे तो स्ट्रेस इस तरफ से आएगा, लेकिन इस कंडीशन अगर आप दोनों तरफ से फोर्स लगाओगे, दोनों तरफ से आपने फोर्स लगाया तो स्ट्रेस दोनों तरफ से आएगा। ठीक है, स्ट्रेस दोनों तरफ से आएगा। ठीक है, तो वायर की लेंथ बढ़ेगी। अब जैसे जैसे आप डिफॉर्मिंग फोर्स बढ़ाओगे वैसे वैसे स्ट्रेस बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा तो वायर की लेंथ भी बढ़ेगी। इसका मतलब आप मान लीजिए आपने स्ट्रेस बढ़ाया, ये वायर थोड़ा सा आगे आ गया, ठीक है। अब इसकी लेंथ क्या हो गई, मान लेते हैं पहले लेंथ एल थी, अब लेंथ चेंज हो गई डेल्टा एल, तो अब इसकी लेंथ क्या होगी, एल प्लस डेल्टा एल। इसका मतलब जैसे जैसे आप स्ट्रेस बढ़ा रहे हो वैसे वैसे आपका स्ट्रेन भी बढ़ रहा है। स्ट्रेन होता था चेंज इन डायमेंशन बाई ओरिजिनल डायमेंशन, ये आपका स्ट्रेन होता था। इसका मतलब आप स्ट्रेस बढ़ा रहे हो तो स्ट्रेन भी आपका बढ़ रहा है। ठीक है, यही था हमारा हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या था कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन था। ठीक है, मतलब आप अगर आप स्ट्रेस बढ़ाओगे तो स्ट्रेन बढ़ेगा। अभी इसी पे बेस्ड हमको जो हमारा हेडिंग है स्ट्रेस स्ट्रेन कर, चलिए ग्राफ प्लॉट करते हैं हम। ग्राफ पहले पहले हम इसको बताते हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए जैसे आपका एक वायर था, आपने किसी भी आपका एक वायर था, ठीक है, आप वायर को यहां से बांध दिए हो, ठीक है, ये वायर है आपका, वायर से आपने बांध दिया। अब वायर पर आप स्ट्रेस डिफाइंग फोर्स लगा रहे हो, खींच रहे हो वायर को, आप खींच रहे हो। अब जैसे जैसे वायर को आप खींचोगे ये वायर की लेंथ बढ़ेगी, आप वायर पे स्ट्रेस लगाए, वायर की लेंथ भी बढ़ेगी। अब अगर मान लीजिए आपने खींचा, स्ट्रेस लगाया, यहां तक आपने खींचा, खींचने पे जैसे आप छोड़े तुरंत अपने पोजीशन पे आ गए, मतलब आपने इसको पकड़ा, खींचा, यहां तक वायर था तो आपने खींचा, वायर यहां तक आया, लेकिन जैसे आपने डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दिया, फोर्स हटाया, छोड़ दिया, वायर फिर तुरंत यहां पहुंचाया, यहां पर फिर तुरंत पहुंचाया। ठीक है, इसका मतलब ये हुक्स लॉ ऑब्जर्व करता है। इसका मतलब कि स्ट्रेस आप लगा रहे हो, जैसे छोड़ोगे
तुरंत अपने इनिशियल पोजीशन में आ जाएगा। मतलब अगर आप स्ट्रेस बढ़ाओगे, स्ट्रेस बढ़ा रहे, देखो वायर पहले वायर की लेंथ ये थी, लेकिन जैसे जैसे आपने स्ट्रेस बढ़ाया वायर की लेंथ बढ़ी, यहाँ तक लेंथ हुई ना। इसका मतलब कि अगर आप स्ट्रेस लगा रहे हो, स्ट्रेस बढ़ाओगे तो स्ट्रेन भी बढ़ेगा। ठीक है, तो देखिए बुक में आपके एक ग्राफ बना है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हम कंसीडर करते हैं स्ट्रेस को, वाई एक्सिस पे हम कंसीडर करते हैं स्ट्रेन को। ठीक है, अब ये कुछ इस तरह से ग्राफ बना है बुक में हमारे। कुछ इस तरह से ग्राफ बना। जैसे देखिए अभी तक आपने वायर खींचा, ठीक है, मान लीजिए ये पॉइंट आपका ओ, ये आपका पॉइंट ओ था। आप वायर को ए तक खींचे, किस पॉइंट ए तक आपने खींचा, जैसे छोड़ा तुरंत पहुंच गया। इसका मतलब ये फॉर्मूला ओबे करता है कि अगर जैसे जैसे आप स्ट्रेस बढ़ा रहे वैसे वैसे आप स्ट्रेन बढ़ रहा है। क्यों बढ़ा है? स्ट्रेस बढ़ाया, वायर तना यहाँ तक आया, लेंथ भी बढ़ी, स्ट्रेन भी बढ़ा। इसका मतलब अब देखिए यहाँ तक इलास्टिसिटी है। आप वायर को खींचे, ताने ताने वजह से आप छोड़े, तुरंत ए पॉइंट से ओ पॉइंट पे फिर पहुंच गया। ठीक है, इसका मतलब जो आपकी कंडीशन थी कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यही आपका हुक्स लॉ था। यही आपको मतलब आप स्ट्रेस बढ़ा रहे हो, स्ट्रेन भी बढ़ रहा है, उसी रेशियो से ये ग्राफ जो शो कर रहा है यही है कि जैसे जैसे आप स्ट्रेस बढ़ाओगे वैसे वैसे स्ट्रेन भी बढ़ेगा। मतलब आप स्ट्रेस बढ़ा रहे हो, स्ट्रेन भी बढ़ेगा। मतलब ये जो ग्राफ आपको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि आप स्ट्रेस बढ़ाओगे स्ट्रेन भी बढ़ेगा, ओ से ए तक। अब इस ए पॉइंट को आप बोलते हो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। क्या बोलते हो? लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, ओके। देख लीजिएगा स्पेलिंग, ठीक है। मतलब ओ से ए तक का जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, जो ओ से ए तक की जो स्ट्रेट लाइन है, ये हमें बता रहा है इस कंडीशन में अगर आप स्ट्रेस बढ़ाओगे तो उसी रेशियो से आपका स्ट्रेन भी बढ़ेगा। लेकिन ए से बी तक का जो पॉइंट है, इस कंडीशन में आप देखेंगे स्ट्रेस की अपेक्षा स्ट्रेन ज्यादा बढ़ रहा है। मतलब स्ट्रेन आपका स्ट्रेस ज्यादा बढ़ रहा है। मतलब ये देखिए, ये जो लाइन ए बी है आपका, स्ट्रेन ज्यादा बढ़ रहा है, स्ट्रेस कम बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुक्स लॉ फॉलो नहीं करता है। हुक्स लॉ आपका सिर्फ ओ से ए वाला पॉइंट ही फॉलो करता है, बाकी ए से बी वाला पॉइंट फॉलो नहीं कर रहा। ये हुक्स लॉ फॉलो नहीं कर रहा है। लेकिन इसमें अब भी ये प्रोबेबिलिटी है, ये कंडीशंस है। आप इस वजह से आपने अब वायर को बी पॉइंट तक खींचा, वायर को आपने बी पॉइंट तक खींचा, जैसे आप छोड़े तुरंत इनिशियल पोजीशन पहुंच गए। इसका मतलब हुक्स लॉ फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी आप इसको बी पॉइंट वगैरह खींच रहे हो, फिर भी ये अपने ओ पॉइंट पे आ जा रहा है। ठीक है, अपने ओ पॉइंट पे आ जा रहा है। ठीक, अब अगर आप बी पॉइंट क्रॉस कर दिए, बी पॉइंट मतलब अगर ये जो पॉइंट आपका था यहाँ से ज्यादा आपने बढ़ाया, इस कंडीशन में अपनी इलास्टिसिटी खो बैठा, मतलब अपने इनिशियल पोजीशन में नहीं जा पाएगा, अपने इनिशियल पोजीशन में नहीं जा पाएगा। समझ रहे हैं? जैसे देखिए यहाँ तक, मतलब इसकी लिमिट है। अब यहाँ तक आप बी पॉइंट तक लेकर आए, इस कंडीशन में वायर को जैसे आपने इस तरह खींचा, ताना, छोड़ा, तुरंत अपने सेम पोजीशन पहुंचाया। आपने इसको खींचा, बी तक लाया, छोड़ दिया, ओ पे फिर पहुंच गया। ठीक है, ये कंडीशन थी। मतलब ये हमारी लिमिट है, बी पॉइंट हम कह सकते हैं ये हमारी इलास्टिक लिमिट है। क्या है? इलास्टिक लिमिट है, इसकी लिमिट है। लेकिन जैसे ही आप बी पॉइंट को क्रॉस कर गए, जैसे ही आप बी पॉइंट को क्रॉस कर गए, जो बी से सी वाली लाइन जो हमें दिखा रही है, इसका मतलब है इसमें भी आप देखेंगे कि स्ट्रेन जो है वो स्ट्रेस की अपेक्षा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। स्ट्रेस तो बढ़ नहीं रहा है ज्यादा, लेकिन स्ट्रेन आपका बढ़ रहा है। इसका मतलब अब वायर जब आप उसके लिमिट से ज्यादा क्रॉस कर गए हैं तो उसकी अब टेंडेंसी नहीं रहेगी ना अपने सेम पोजीशन में जाकर पहुंच जाए। जैसे बी तक तो आपने खींचा, छोड़ा, पहुंच गया तुरंत ओ पॉइंट पे, लेकिन आप बी से खींचकर इसको सी पॉइंट पे ला दिए। कहां पर? सी पॉइंट पे।
अब जब आप लोग खींच लिया छोड़ोगे ना, तो ये अपने यहाँ ना पहुंचकर, अपने सेम पॉइंट पे ना पहुंचकर थोड़ा सा आगे रुक जाएगा ओ डैश पॉइंट पे। मतलब ये जो सी ग्राफ है ये अपने इनिशियल पोजीशन में नहीं जा पाया, वो पॉइंट ओ डैश पॉइंट पे रुक गया। ठीक, अगर यहाँ ऊपर चला जाता इसका मतलब तब इलास्टिसिटी था, लेकिन अब यहीं पर रह गया, आगे नहीं जा पाया क्योंकि ये अपनी प्रॉपर्टी खो बैठा। अब सेम अपनी ओरिजिनल पोजीशन नहीं गेन कर सकता है क्योंकि आपने उसकी लिमिट क्रॉस कर दी, इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर दिया। ठीक है, ये है आपका ओ पॉइंट सी के लिए। ठीक, अब अगर आप देखें ये जो हमारा CD ग्राफ दिखा रहा है, CD ग्राफ, ये जो हमारा CD लाइन जो है ये दिखा रहा है, ठीक है, ये दिखा रहा है अगर आप वायर को आपने और खींचा, वायर को आपने और स्ट्रेस लगा खींचा, जब वायर को आपने और स्ट्रेस लगा खींचा ये जो आपका D पॉइंट है, समझ रहे हैं, अगर इस D पॉइंट से ज्यादा आपने स्ट्रेस लगाया, D पॉइंट क्रॉस किया आपने, तो ये वायर ब्रेक कर जाएगा। समझ रहे हैं, अगर आपने इस D पॉइंट ज्यादा, आप मान लो आपने यहाँ इसको और खींचा तो वायर टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, मतलब वायर अब टूट जाएगा। इसका मतलब ये जो D पॉइंट है पर ये क्या है आपका ब्रेकिंग स्ट्रेस, क्या है आपका ब्रेकिंग स्ट्रेस, क्या है आपका ब्रेकिंग। इसका मतलब अगर आप वायर को D पॉइंट से ज्यादा खींचे तो वायर तुरंत टूट जाएगा। ठीक है, समझ में आया इतना। चलिए, अब ये जो D से E तक का जो लाइन शो कर रहा है, D से E तक की जो लाइन शो है, इसका मतलब ये है कि अब चाहे आप इस पे स्ट्रेस हटा दें, मतलब अब आप स्ट्रेस हटा दो, अब आप स्ट्रेस हटा दो, ये अपने आप इसकी लेंथ बढ़ती चली जाएगी, मतलब अब वायर आपका पतला होता चला जाएगा। वायर आपका इतना पतला हो जा रहा है कि एज ए विस्कस लिक्विड, एकदम विस्कस लिक्विड जैसा आपका वायर हो गया, एकदम पतला हो गया। अब आप स्ट्रेस हटा दीजिए, अपने आप ही नीचे गिरता चला जाएगा, नीचे आगे बढ़ता चला जाएगा। और ए पॉइंट पर आने का मतलब थिनर टू थिनर, बहुत ज्यादा पतला हो जाएगा यहाँ तक आने में। ए पॉइंट पे आने पर तुरंत वायर टूट जाएगा। जैसे ई पॉइंट पर आया, मतलब मान लीजिए ये ई पॉइंट था आपका, यहाँ तक आया, तुरंत वायर टूट के गिर गया। समझ रहे हैं, समझ में आया। अब इसी ई पॉइंट को बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। क्या बोलते हैं? फ्रैक्चर पॉइंट, मतलब टूट जाना, यहीं पर टूट गए, फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, इलास्टिक लिमिट का एक, इसको एक तरीके से इसको बोल सकते हैं यील्ड पॉइंट। क्या बोल सकते हैं? यील्ड पॉइंट। ठीक है, समझ में आया। स्ट्रेस और स्ट्रेन ग्राफ, इसका मतलब कि इस कंडीशन में, मतलब ये जो कंडीशन है आपका, अब देखिए, मतलब ये जो लाइन है आपकी, यही दिखा रहा है हुक्सला आपका यही लाइन ओबे कर रही है, हुक्सला आपका यही लाइन ओबे कर रही है, बाकी और कोई भी लाइन आपका हुक्सला को ओबे नहीं कर रही है। मतलब जैसे जैसे स्ट्रेन बढ़ा वैसे वैसे स्ट्रेन सिर्फ इसी कंडीशन में बढ़ रहा है, बाकी आगे जितनी कंडीशन है इसमें प्रोपोर्शनलिटी का कोई भी फैक्टर नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये जो ओ एस बी रीजन है, ये जो ये रीजन, मतलब इसकी रीजन बात करें, ये जो ओ ए बी रीजन है, इस रीजन को आप बोलेंगे इलास्टिक रीजन। क्या बोलेंगे? इलास्टिक रीजन। समझ रहे हैं। बाकी जो बचा हुआ रीजन है ये बी सी डी ई, इसको आप बोलेंगे, मतलब बी सी डी ई रीजन को आप बोलेंगे प्लास्टिक रीजन। क्या है? प्लास्टिक रीजन। और एक मिनट, सॉरी हाँ सही, ओ ए बी रीजन को आप बोलेंगे, ओ ए बी रीजन को आप बोलेंगे इलास्टिक रीजन। क्या बोलेंगे? इलास्टिक रीजन। अब आपको पता है कि प्लास्टिक इलास्टिक में फर्क है, समझ रहे हैं? प्लास्टिक और इलास्टिक में फर्क है। इलास्टिक आपने खींचा, छोड़ा, अपने सेम पोजीशन में आ गया, लेकिन प्लास्टिक जो होता है वो अपने सेम पोजीशन में नहीं आ पाएगा। इलास्टिक में प्रॉपर्टी होती है इलास्टिसिटी, इसलिए नाम आया ना इलास्टिसिटी। ओके, समझ में आ गया। ये था लेक्चर आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व पे। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे थर्मल स्ट्रेन, थर्मल स्ट्रेस और पॉइजन रेशियो। ओके, थैंक यू वेरी मच।